नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। इसमें जीके जीएस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जिस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी कितने दिन में पूरा करती है, यानी कि सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी कितने दिन में लगाती है, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो नॉर्मली इसका परिक्रमण तो आपको पता है कि नॉर्मली इसका परिक्रमण कितना है, तो 365 दिन है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन हमें यहाँ पर एग्जैक्ट बताना। ठीक है, आपको यहाँ पर 365 दिन ही नहीं दिया है, आपको यहाँ पर घंटे और मिनट भी दिया, तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट बताना है। ठीक है, कि एग्जैक्ट क्या है। तो पृथ्वी जो सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, जो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट में पूरा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है। अब नॉर्मली 365 दिन तो सभी को पता होते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता होते हैं, तो ये एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए, तो ये याद कर लीजिए। ठीक है, और इसी के चलते हम क्या करते हैं, हर 4 साल में 366 दिन हो जाते हैं और 366 दिन को लीप ईयर कह देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है ये किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, ये आपको बताना। ठीक है, ये एसएससी सीएचएसएल 2023 का प्रश्न है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है, तो आप कहोगे कि सौर मंडल में 8 ग्रह है। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो ये कौन है, तो ये हमारे पास सूर्य है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सूर्य। अब सूर्य से कहाँ पर, यहाँ पर कितने ग्रह है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर बुध हो जाएगा सूर्य के पास से। बुध के बाद कौन सा हो जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, तो शुक्र के बाद हमारे पास यहाँ पर पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद कौन सा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ठीक है, और मंगल के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पर शनि हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अरुण हो जाएगा और वरुण हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 8 ग्रह है। तो यहाँ पर जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ पर है, तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट यहाँ पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, और ये हमारा कौन है, तो ये हमारा सूर्य है। ठीक है, अब और एक और बेल्ट पाया जाता है। एक और बेल्ट कहाँ पर है, तो एक बेल्ट यहाँ पर है। ये कौन सा बेल्ट है, तो ये हमारा क्यूपुलर बेल्ट है। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा है कि यहाँ पर क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। तो आपको पता है ये कौन सा है, तो ये हमारा बुध है। बुध के बाद ये हमारा शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और बृहस्पति। तो ये मंगल और बृहस्पति। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास मंगल हो जाएगा और ये हमारा बृहस्पति हो जाएगा। तो मंगल और बृहस्पति के बीच यहाँ पर क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह था, आपको यहाँ पर बुध है, ये सूर्य का नजदीक ग्रह है। अब शुक्र कौन सा ग्रह, तो शुक्र यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह। और ये हमारा कौन सा है, पृथ्वी है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास शनि हो जाएगा, यहाँ पर ये अरुण हो जाएगा, यहाँ पर वरुण हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर प्रश्न और भी बन सकते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको पता होगा बृहस्पति है। कौन सा है, बृहस्पति। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर घनत्व के आधार पर, यानी कि डेंसिटी के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो घनत्व के आधार पर हमारा पृथ्वी है, तो यहाँ पर घनत्व के आधार पर पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है कि सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाता है, यानी कि फास्ट चक्कर कौन लगाता है, तो आप कहोगे वो बुध लगाता है, लगभग 88 दिन में लगा देता है। कितने दिन में, 88 दिन में लगा देता है। तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दुनिया में सबसे अधिक समय क्षेत्र किस देश में है, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश के पास है, यानी कि किस देश में है, यह हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा एसएससी एमटीएस 2021 का प्रश्न है। अब टाइम जोन क्या होता है, तो टाइम जोन मतलब किसी देश में एक ही समय को फॉलो करना। जैसे हमारे भारत देश में, ठीक है, हम 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को बना रखे। ठीक है, ये हमारी 82.5 डिग्री एक देशांतर रेखा है, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हर राज्य में एक ही समय का यूज करते हैं। जैसे गुजरात में 7 बजी है, तो इधर अरुणाचल प्रदेश में भी 7 ही बजेगी, और वही समय को हम मानेंगे। ठीक है, तो ये टाइम यानी कि समय क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा, सबसे अधिक किस देश के पास है, तो सबसे अधिक फ्रांस के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत के पास कितने, तो भारत के पास केवल एक ही टाइम क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि समय क्षेत्र है। बाकी यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि प्रश्न आपको ऐसा भी तो पूछ सकता है कि फ्रांस के पास टोटल कितने टाइम जोन है, तो टोटल इसके पास समय क्षेत्र कितने, तो टोटल 13 है। उसके बाद आपको पता है रूस के पास कितने, तो रूस के पास 11 है। कितने, 11। और आपको अमेरिका का पूछे तो आपको अमेरिका का बताना, टोटल टाइम यानी कि टाइम जोन कितने, 6 हैं। और चीन के पास कितने, तो चीन के पास 1 है, एक समय क्षेत्र है। ठीक है, और भारत के पास भी 1 ही है। तो यहाँ पर फ्रांस के पास कितने, तो टोटल 13 है।
और उसके पास कितने 11 है और अमेरिका के पास 6 है और चीन के पास 1 है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे अधिक समय क्षेत्र किस देश में है, तो वो फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि भूकंप के मापन द्वारा प्राप्त अभिलेख को क्या कहा जाता है, यानी कि भूकंप के मापन द्वारा प्राप्त अभिलेख को क्या कहा जाता है, ये हमें प्रश्न पूछा। ठीक है, तो प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से समझना। यहाँ पर मापन द्वारा प्राप्त अभिलेख कहा, ठीक है, अभिलेख कहा। यहाँ पर आपको भूकंप की तीव्रता को नहीं कहना है। ठीक है, अगर आपको भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र पूछे तो वो सीस्मोग्राफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको सीस्मोग्राफ नहीं लगाना, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ये तो तीव्रता को मापता है, तो यहाँ पर अभिलेख को प्राप्त यानी कि भूकंप मापन द्वारा अभिलेख को प्राप्त क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर कहा जाता है सीस्मोग्राम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि पृथ्वी पर मीठा जल कितना प्रतिशत है, यानी कि पृथ्वी पर मीठा जल कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। मीठा जल मतलब ताजा पानी, फ्रेश वाटर कितना है, तो आपको ये पता होगा कि पृथ्वी पर अभी तक कितना पानी है टोटल, तो प्रतिशत के हिसाब से पृथ्वी पर 71% पानी है। ठीक है, कितना है, 71% पानी पृथ्वी पर है। लेकिन इसी मतलब यही वाला 71% अपने आप में कितना होगा, तो 100% होगा। कितना होगा, 100%। तो इसी में से हमें यहाँ पर बताना कि ताज़ा पानी कितना और खारा पानी, मतलब मीठा पानी कितना है और खारा पानी कितना है, ये आपको बताना, मतलब पीने योग्य। तो पृथ्वी पर जो फ्रेश यानी कि मीठा जल कितना है, तो हमारा 2.7%। ठीक है, यानी कि 2.7% है, और बाकी का जो बचा हुआ मतलब 97। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 97.3 हो जाएगा। तो ये बाकी का क्या है, तो बाकी का ये हमारा खारा पानी है और ये हमारा मीठा पानी यानी कि ताज़ा पानी। ये एसएससी सीपीओ 2022 का प्रश्न है। तो 97 तो कौन सा है, खारा है, और 2.7 और 8 भी मिल जाता है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर टोटल पानी कितने मात्रा में पृथ्वी पर, तो 71% है। ठीक है, बाकी 29% आपको पता है स्थल है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है, ये आपको बताना। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को चुना होगा तो ये गलत है, क्योंकि ये जो 21% है ऑक्सीजन है, ये हमारा वायुमंडल में 21% वायुमंडल में पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% कहाँ पर है, वायुमंडल में है, और 78% नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी, तो आपको 0.037 या 6, 0.037 या 3 कहोगे तो भी आपको एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी, तो 0.037 है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, तो 21% है, और 78 ये नाइट्रोजन की मात्रा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें जो प्रश्न पूछा था पृथ्वी के आंतरिक भाग में यहाँ पर ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो आंतरिक भाग में 46% है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम भूपर्पटीय क्रस्ट और मेंटल के बीच के हिस्से को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कर कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 7 मत लगाना, 7 तो यहाँ पर ये देश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, देश के साथ, यहाँ पर समुद्र के साथ प्रश्न पूछ रहा है, समुद्री सीमा, देश के साथ नहीं पूछा, हमें यहाँ पर समुद्री के साथ पूछा है। ठीक है, समुद्री सीमा, तो समुद्री सीमा कितने देश के साथ, तो आपको होगा ऑप्शन नंबर बी 2 देश के साथ। 2 देश कौन कौन से हैं, तो एक हमारा श्रीलंका हो जाएगा और दूसरा हमारा मालदीव हो जाएगा। ठीक है, मालदीव। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है भारत। ठीक है, कितना, 2 देश। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, यानी कि शुतुरमुर्ग भारत में किस काल में पाए जाते थे, ये हमें प्रश्न पूछा। ये एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। तो जो शुतुरमुर्ग है ये भारत में किस काल में पाए जाते थे, तो ये आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो भारत में इसके पहले साक्ष्य कहां पर मिले थे, अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछ ले कि इसके साक्ष्य कहां पर मिले थे, तो शुतुरमुर्ग के साक्ष्य महाराष्ट्र में मिले थे। ठीक है, कहां पर मिले थे, महाराष्ट्र में मिले थे, और ये किस काल में, तो पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है, यानी कि धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है, यह हमें प्रश्न पूछा है। ये एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न। ठीक है, धोलावीरा, अगर यहाँ पर अगर मैं ट्रिक बताऊं
हूँ तो धोला मतलब धोना, ठीक है, धोला मतलब धोना। और हम किसी चीज़ को कब धोते हैं, जब वो गंदी हो जाती है, ठीक है, धोलावीरा मतलब धोना। और किसी चीज़ को हम कब धोते हैं, गंदी हो जाती है। तो अब यहाँ पर अंदाजा लगाओ, गंदी मतलब गुजरात। तो धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको पता है जितने भी यहाँ पर जो प्रश्न मिल रहे हैं आपको, वो सभी के सभी आपको पता है यहाँ पर जियोग्राफी के मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे, इकोनॉमिक के मिलेंगे, पॉलिटी के मिलेंगे, उसके बाद आपको स्टैटिक जीके के मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे। तो सभी के आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करवाऊंगा कि आपको टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप हमारे पास जीके के 100 क्वेश्चन, ये जो वो प्रश्न जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु ये वो, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर मैं ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो परीक्षा में पूछने लायक योग्य हो और वैसे प्रश्न हो जो हाल ही में पूछे भी गए हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे नॉर्मल प्रश्न पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। अगर मैंने आपको पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो आसान प्रश्न है ये प्रश्न, इसमें जीके में क्या ही पढ़ना है। तो इसीलिए थोड़े से प्रश्न अच्छे से पढ़ा करो। अगर किसी की वीडियो देख रहे हो ना, तो थोड़े से प्रश्न के लेवल को भी देखा करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जीके का लेवल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे एडुकेटी आ गई तो और भी जीके का लेवल बढ़ा रही है, ठीक है। अब प्रश्न हमारा 10वां क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है, ठीक है। तो संगीत मतलब यहाँ पर स सामवेद, ठीक है, संगीत और स, इसमें भी स लग रहा है और सामवेद में भी स लग रहा है। तो संगीत किससे है, तो सामवेद से है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर अथर्ववेद की बात करें तो इसमें आपको पता है जादू टोना यानी कि काला जादू वगैरह ये इससे संबंधित है, अथर्ववेद से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना। तो यहाँ पर तो आप तुक्का भी लगा लोगे, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2021 का प्रश्न, और यहाँ पर मैं हर प्रश्न को ये भी बता रहा हूँ कि प्रश्न किस एग्जाम में आया हुआ और किस सन में आया था, सारा की सारा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रश्न के लेवल भी पढ़ा करो। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में क्या करवाया था कि यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो आप देखिए वायुमंडल में सबको पता होगा कि 21% है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं पता होता है वहां पर कितनी है, 46 से 46% है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल देखा करो। जैसे अब आपको पता है कि पृथ्वी पर लगभग 71% कितना जल है, ठीक है, कितना प्रतिशत है, 71% जल है। उसमें से यहाँ पर मुझे प्रश्न ये पूछा था कि यहाँ पर पीने योग्य पानी कितना प्रतिशत है। तो अभी मैंने बताया आपको कि 2.7% या 8 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, थोड़ा सा प्रश्न का लेवल भी देखा करो। तो यहाँ पर बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कौन सा बौद्ध स्थल, तो कार्ले तो महाराष्ट्र में, ये नहीं होगा। अमरावती आंध्र प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे, यानी कि जो विजयनगर के शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रश्न, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे, तो ये अपने आप को राय कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। और मुझे लास्ट में ये भी कमेंट करके बताना कि आपको इन 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही गए, आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। तो हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि इसका क्या हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा समय आपको देता हूं, 5 से 6 सेकंड। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था, यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है। वैसे कुछ प्रश्न यहाँ पर आसान भी है, धीरे धीरे मैं आपको और भी लेवल के प्रश्न करवाऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में पूछने योग्य है, जिसका लेवल बढ़ सकता है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन आपको पता होगा 1905 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जिसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न कहता हूँ कि कौन सी पवने डॉक्टर पवने कहलाती है, मतलब कौन सी पवन डॉक्टर पवन कहलाती है, आप बताइए मुझे कमेंट करके अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। ये लेवल है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कर कि भारत के संविधान में शब्दों की संख्या कितनी है। अब भारत के संविधान में शब्दों की संख्या कितनी हमें यह बताना। एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है। अब देखिए वैसे वर्तमान में भारत के संविधान में टोटल शब्दों की संख्या कितनी है, तो 1,45,000 है, ठीक है। कितनी, लगभग 1,45,000, ये आपको पता होना चाहिए कितनी, 1,45,000। अब यहाँ पर हमें इसके हिसाब से जो एसएससी ने सही जवाब माना था 1,17,369, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, 1,17,369
69 शब्दों की संख्या। ठीक है, अब भारत के संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है, तो आपको अनुच्छेद हमारे पास 395 है। कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 395 है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो आपको यहाँ पर 448 भी देखने को मिल सकता है, या 448 या फिर 70 भी, 470 भी। ठीक है, ये वर्तमान में है, लेकिन बाकी मूल रूप से यहाँ पर 395 कभी कभी ऑप्शन में सही मानता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में शब्दों की संख्या कितनी है, तो 1,17,369 है। कितनी है, 1,17,000। और बाकी आपको पता है अनुसूचियां कितनी है, तो अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद यहाँ पर संविधान में कितने भाग है, तो टोटल कितने भाग है, तो टोटल 25 भाग है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, पहले 22 थे लेकिन अभी कितने भाग हो गए, 25 भाग हो गए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, यह हमें प्रश्न पूछा, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रश्न लगभग बनते ही बनते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2023 का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको हर किसी प्रश्न को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ही डिटेल में जाऊंगा तो हमारा यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा जो मेन पॉइंट है वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, तो आपको तो सबको पता होगा कि सर 1600, लेकिन यहाँ पर बेटा एग्जैक्ट डेट बताना है आपको। क्या बताना है, एग्जैक्ट डेट, थोड़ा सा याद रखना, एग्जैक्ट डेट। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट हर किसी को याद नहीं रहता, तो यहीं पर आप फिर प्रश्न को गलत कर देते हो। यहाँ पर देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो ये 31 दिसंबर 1600 को की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो एलिजाबेथ ने की थी, महारानी एलिजाबेथ ने। कब की थी, तो 31 दिसंबर 1600 को की थी। किसने की, एक बार और सुन लीजिए, स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले किसने की, तो एलिजाबेथ ने की, महारानी एलिजाबेथ ने। किसने, महारानी एलिजाबेथ ने। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। इसी के संबंध में एक और प्रश्न है। प्रश्न करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला नाम क्या था, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है ये 1833 में रखा था। 1833 में इसका नाम क्या रखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था। लेकिन इससे पहले जैसे 31 दिसंबर 1600 में इसकी स्थापना हुई थी, तब उसका नाम क्या था, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब 31 दिसंबर 1600 से 1833 तक इसका क्या नाम था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका नाम तो 1833 में रखा था, चेंज करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया था। तो यहाँ पर इससे पहले कौन सा नाम था, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न है, तो ये मर्चेंट्स था, तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त कर दिया है, तो ये 1800 कब समाप्त किया, तो 1874 में इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी कि हटा दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को स्थापना हुई थी, एलिजाबेथ ने किया है, और उसको समाप्त कब कर दिया, तो ये 1874 में इसे समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान के संदर्भ में एक कौन सा अनुच्छेद है जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, मतलब जिसका यूज ही नहीं किया, वो कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया था प्रश्न, यहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका यूज अभी तक नहीं किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर सी 360 ये है, 360 अनुच्छेद 360 इसका यूज अभी तक नहीं किया गया है। अब क्यों नहीं किया गया आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर वित्त आयोग आता है, यानी कि यहाँ पर इमरजेंसी लगाते हैं हम, यानी कि वित्त आयोग, यानी कि वित्त इमरजेंसी आपातकालीन लगाते हैं। ठीक है, तो अभी तक भारत देश में वित्त आयोग इमरजेंसी नहीं लगा है, वित्त आयोग इमरजेंसी नहीं लगा है, बाकी बहुत सारे इमरजेंसी लग गए हैं। तो आपको पता है यहाँ 52 में कौन सा इमरजेंसी लगता है, यानी कि अनुच्छेद 52 के तहत कौन सा इमरजेंसी लगता है, और अनुच्छेद 56 के तहत कौन सा इमरजेंसी लगता है। अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, लेकिन किस अनुच्छेद का यूज नहीं किया गया अभी तक, तो वो अनुच्छेद 360 का यूज नहीं किया गया। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो आपको पता होगा सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। ठीक है, 1951 में, यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल, यहाँ पर मैं आधा लिखूंगा 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1951, यहाँ पर याद रखना 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, कौन सी, पहली। अब ये
ये तो 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अब यहाँ पर इसको समाप्त कब कर दिया, तो समाप्त करा इसको 2017 में। कब करा है, तो 2017 में कर दिया है। अब 2017 में पंचवर्षीय योजना क्यों समाप्त कर दी, क्योंकि नीति आयोग 2015 में आ चुका है। कौन सा, नीति आयोग। नीति आयोग उससे पहले कौन सा आयोग था, तो योजना आयोग को बदलकर 2015 में नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग कर दिया, ठीक है। और 2017 में इसको हटा दिया। पंचवर्षीय योजना, लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। तो यहाँ पर हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो वो पहली है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 1951 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी, ठीक है। और लास्ट वाली 2017 यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना से 2017 में इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। इतना ही डिटेल। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किन पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है। मतलब मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है, यह हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न, ठीक है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मोहिनी अट्टम ये शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। तो आपको हो गई हमारा केरल का है। कहाँ का है, तो आपको हो गई ये केरल का है, ठीक है। कहाँ का है, केरल का है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि नृत्य किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है। तो ये कौन सी शैली से संबंधित है, तो ये लाइस्य शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये करें कि लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, यानी कि जो लावणी नृत्य है किस राज्य का, ये आपको बताना, ठीक है। वैसे आसान प्रश्न है, एसएससी सीपीओ 2023 का प्रश्न है। तो लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, ये लोक नृत्य है, ठीक है। तो किस राज्य का लावणी, तो लावणी महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है, ये आपको बताना। एसएससी एमटीएस 11/11/2024 को पूछा गया प्रश्न है। आपको पता है मतलब ये जो जनगणना ये कितने वर्षों में करते हैं, तो 10 वर्षों में करते हैं। मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। तो पहला वाला प्रैक्टिस सेट भी आपको अच्छा लगा था, मेरे पास अच्छे से कमेंट भी आए थे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट भी थोड़ा सा और भी लेके अच्छा आने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 10 वर्षों में, ये तो आपको पता है कि जनगणना कितने वर्षों में करते हैं, हर 10 वर्षों में करते हैं। अब जो 2011 की जनगणना, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला का, भारत में महिला का साक्षरता दर क्या था, तो वो 65.46% था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और पुरुष का शायद लगभग 74 या 5 है, तो ये मुझे आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। बाकी महिला का ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि पाकिस्तान में हर साल स्वतंत्रता दिवस यानी कि किस को मनाया जाता है, यानी कि किस दिन को मनाया जाता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो पाकिस्तान में हर साल स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाया जाता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न है, ठीक है। तो आपको ये तो नॉर्मल सी बात सबको पता होगा कि 15 अगस्त हम यहाँ पर भारत में मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम भारत में मनाते हैं। तो ये जो ठरकी पाकिस्तान है, ठीक है, ये क्या करता है कि मैं तो पहले आज़ाद हुआ था, ये मैं पहले आज़ाद हुआ था करके ये क्या करता है, 14 अगस्त को मना लेता है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पगला ये क्या करता, मैं 15 तारीख को आजाद हुआ था, 15 अगस्त को आजाद हुआ था करके ये 14 अगस्त को आजाद हुआ करके ये 14 को मना लेते हैं स्वतंत्र दिवस। और हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, 14 अगस्त को मनाता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर सभी खेल के खिलाड़ी कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको पता होगा पिच की साइज क्या, ये चीजें आपको यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो कबड्डी मैदान में, यानी कि मैदान में कबड्डी की टीम में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो 7 होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपने 9 चुना होगा तो वो गलत है, 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। 9 किस में होते हैं, तो 9 खो खो में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, तो खो खो में होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि केंद्र को किस झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, यानी कि केंद्र को किस झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, ये हमें प्रश्न पूछा। ये हमारा साइंस का प्रश्न है, बायोलॉजी का प्रश्न, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में एक से तो आपको साइंस के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो केंद्र को किस झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ये बताइए कि केंद्र की खोज किसने की थी, तो केंद्र की खोज तो आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन ने की।
रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की और कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका की हुक ने की है और ब्राउन ने केंद्रक की खोज। यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जिसे मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक कोशिका है और इसके अंदर ये केंद्रक है, ठीक है। इसके अंदर केंद्रक है, तो केंद्रक कैसा रहता है, तो पूरी तरह से छोटा सा गोल 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 वो ब्राउन रहता है, ठीक है। ब्राउन 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 पूरी तरह से गोल रहता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। और यहाँ पर कोशिका कोशिका कैसी लेगी, तो ऊपर ऊपर ऐसी ऊपर नीचे मतलब हुकड़ी टाइप की रहती है, ऊपर नीचे ऐसी ऊपर नीचे हुकड़ी टाइप की रहती है, तो ये हुक हो जाएगा, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और केंद्रक की मतलब ये ब्राउन 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 मतलब ये इसका केंद्र मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है। ये आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर केंद्रक को किस झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तो ये कोशिका द्रव्य द्वारा अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। वैसे आसान है, एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है। प्रबलता ये किस इकाई में मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। और ये प्रश्न आपको यहाँ पर इसका टेस्ट के तौर पर सही जवाब क्या है कमेंट करके बताना, ठीक है। आपको यहाँ पर इमोजी दिखाई दे रहा है, तो इतना ही आपको यहाँ पर स्माइल के साथ बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। ये मैंने बीच में बताया था, ठीक है, कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है, ये मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था। तो इसका सही जवाब ये मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। बाकी इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं, आपका स्कोर कितना रहा, ये मुझे कमेंट करके बताना है। और आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं, ये लेवल कैसा, ये मुझे कमेंट करके बताना। और मैं कितना आपको डिटेल में बताऊं, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। अभी तो मैं आपको इतना अच्छे से प्रश्न को करवाऊंगा जिससे कि आपको पता कि बारिश के लिए कौन से बादल उत्तरदायी है, कौन से बादल बारिश नहीं करते हैं, कौन सी पवनों को डॉक्टर पवन कहा जाता है, कौन सी पवन ने रक्त वर्षा करती है। ऐसे ऐसे प्रश्न करवाऊंगा जो सीधे आपको परीक्षाओं में मिलने को देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है अभी लेवल बढ़ चुका है, ठीक है, जीके का भी लेवल बढ़ चुका है। तो मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बता दो और इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो दोस्तों और अच्छा लग रहा हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके उस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा हो तो वो भी बहुत अच्छा, उसमें भी अच्छे लेवल के जीके है, तो उस पार्ट को भी यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर भी आपको अच्छे से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे पृथ्वी अपना घूर्णन कितने समय में 24 घंटे में नहीं पूरा करती है, उसका भी एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट जानना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके जान लीजिए, ठीक है, कि पृथ्वी अपना घूर्णन कितने समय में पूरा करती है। तो आप कहोगे 24 घंटे सर, लेकिन 24 घंटे नहीं है दोस्तों, वहाँ पर भी एग्जैक्ट टाइम लेती है। तो वो जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।